नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि ये साइंस स्पेशल का क्लास है और कई एग्ज़ामों में साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी होता है। और आप लोगों को पता होगा कि साइंस अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके कई एग्ज़ाम निकलते नहीं हैं, क्योंकि साइंस के सबसे ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप मिला लेते हैं तो कोई एग्ज़ाम तो ऐसे हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 में से 30 क्वेश्चंस केवल साइंस के आते हैं, और कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं साइंस के। तो इसीलिए साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें से मैं आज आप लोगों को जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस क्लास का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, और यह एक बायोलॉजी का चैप्टर होता है। मैं इसमें पूरा इंटायर बायोलॉजी कंप्लीट करूंगा और भौतिक विज्ञान, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान भी इसमें कवर करूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। अगर आप पाचन तंत्र पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चंस को पक्का कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाचन तंत्र मनुष्य के शरीर में या किसी भी जानवर के शरीर में एनर्जी लेने का एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि जीना है, क्योंकि जिंदा रहना है? नहीं, ये उत्तर बहुत गलत हो जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें भविष्य में ऊर्जा लेनी होती है। अब आखिरकार आपको ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ऊर्जा आपके जीवन की सभी क्रियाओं जैसे चलना, घूमना, सोना, बैठना, उठना, दौड़ना, कोई भी काम करना हो, उसके लिए ऊर्जा मुख्य घटक के रूप में जानी जाती है। इसीलिए आप लोगों को खाना खाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा कि आखिरकार खाना आपके शरीर में कैसे कैसे मूव करता है, कैसे कैसे आगे बढ़ता है, और उस खाने को, जो खाना आपने खाया है, उस खाने को जब हम खाते हैं तो उस खाने में जबरदस्त खुशबू आती है, और जब उस खाने को पचाने के बाद हम बाहर निकाल देते हैं तो उस खाने में बदबू आती है। सिंपल वे में आपको ऐसे समझना है कि खाना आपको ऊर्जा देता है और वेस्ट मटेरियल आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए हम आपको स्पष्ट करने जा रहे हैं कि खाना हमें क्यों खाना चाहिए और खाना खाने के बाद उस खाने के साथ हमारे शरीर में क्या क्या हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके सामने इस पूरे चैप्टर में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसके अलावा मैं इसमें पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। देखिएगा इधर ध्यान से। सबसे पहले आपने क्या खाया? मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक है। ये देखो, आपने खाना खाया। खाना खाने के बाद आपने पाचन क्रिया की। क्या किया? खाना खाने के बाद आपने पाचन क्रिया किया। अब इस पाचन क्रिया में आप लोगों को मालूम है कुछ गंदी चीजें भी जुड़ जाती हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा उसका नाम है क्या? यूरिया। हम इस यूरिया को फिल्टर करेंगे। अगर हम इस यूरिया को फिल्टर करते हैं तो हमको किडनी की जरूरत होगी। तो अब हम इस यूरिया को जब फिल्टर कर देते हैं तो हमारे पास केवल खाना बचता है। हम इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन को जोड़ देंगे और फिर ये खाना जल जाएगा, और जलने के बाद आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि खाना आपको खाना है, फिर उसको पचाना है, पचाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालना है, और फिर उसके बाद आप उसको ऑक्सीजन की सहायता से जलाएंगे, और जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। क्लियर हो गया यहां तक? खाना आपको कहां से मिलेगा? हमें बाहर से लेना पड़ता है, आउटसाइड से लेना पड़ता है, लेकिन पौधे अपना खाना खुद शरीर में निर्मित कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं।
ये पूरा चैप्टर आपको 1 घंटे तक चलेगा और 1 घंटे तक आपको इस पूरे चैप्टर को बड़ी ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। ध्यान लगा के समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको इधर देखना होगा। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपको खाना क्या है, आप खाते क्या क्या हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप क्या खाते हैं, 1 सेकंड। हाँ जी, सबसे पहले आप खाते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो सुनिएगा, आप जो रोटी खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, आप जो चावल खाते हैं वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, आप जो आलू खाते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, आप जो शकरकंद खाते हैं वो क्या है, तो आप जानते हैं उसका नाम है क्या, कार्बोहाइड्रेट। आपको मालूम होना चाहिए हम अपने जीवन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्यदायक कौन है, तो उसका नाम है क्या, कार्बोहाइड्रेट। यानी ऊर्जा मुख्य रूप से हमें किससे मिलती है, तो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, अगर आपने तेल या घी खाया तो आपने क्या खाया, वसा खाया। यानी अगर आपने तेल या घी खाया तो आपने वसा खाया। ध्यान रखिएगा, चाहे जितने प्रकार का तेल आप खा लें, सब में आपको वसा खानी होगी। और हां बेटा, दाल खाओ, दूध पियो, पनीर खाओ, इन सब में मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा देखो, आप अपने पूरे खाने में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। लेकिन आप अपने खाने में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको आप कम मात्रा में लेते हैं, यानी थोड़ी मात्रा में लेते हैं, जैसे विटामिन, खनिज और तंतु, फाइबर। अब मैं आपको बताता हूं, विटामिन आप अलग से नहीं खाते कि भैया हम ये लो 1 रोटी लिया, उसके साथ विटामिन भी ले लिया, हमने 2 चावल खाए, ऐसे चावल खाए तो लो भैया उसमें बगल में विटामिन भी रखा हुआ है, ले लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने खाने के साथ ही विटामिन को बड़ी आसानी से ले लेते हैं। खनिज क्या है, हम पालक की सब्जी खाते हैं तो हमें आयरन मिलता है, हम जब दूध पीते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पोटेशियम, सोडियम, नमक खाते हैं तो हमें सोडियम मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है। तो ये सब हमारे शरीर के लिए बड़ी आवश्यक चीजें होती हैं। लास्ट में आते हैं फाइबर पर। आप लोगों को शायद मालूम हो, नहीं भी मालूम तो मैं बताता हूं आपको। बेटा, पहले हम लोग मोटे अनाज को इधर उधर कर देते थे, जैसे ज्वार, बाजरा, चना, मटर, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। इसको लोग कहते थे गरीब खाते हैं, बहुत कमजोर लोग खाते हैं। लेकिन वह मोटा अनाज हमारे लिए कितना लाभदायक होता है, यह मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब हम मैदा खाते हैं तो हमारे पेट की आंत जो होती है, आंत वो चिकनी होती है, तो मैदे को सरकने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम मक्के की रोटी खाएं तो वो बहुत खुरदुरी होती है, बहुत रफ होती है। तो वो मक्के की रोटी जो है वो बड़ी आसानी से आपके शरीर से पचने के बाद बाहर निकल जाती है। आटे को हम पहले चालते थे, अब बिना चाले ही रोटी बना लेते हैं। तो बेटा याद रखना, अगर आपको सुबह सुबह अपनी गुड मॉर्निंग अच्छी करनी है तो आपको खाने के साथ फाइबर जरूर लेना है। यानी अगर आपको फाइबर चाहिए तो आप 100% आपको मक्के की रोटी, चने, बाजरा, ज्वार, इन सब चीजों को खाना होगा, ताकि आपके शरीर में फाइबर की मात्रा जाए और बड़ी आसानी से आपका पेट साफ हो जाए, ताकि आपको सुबह सुबह मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो बेटा हमने क्या क्या खाया वो मैंने आपको बताया। हमने रोटी खाई तो कार्बोहाइड्रेट, हमने चावल खाया तो कार्बोहाइड्रेट, हमने प्रोटीन खाया तो दाल खाया, दूध खाया, फैट यानी वसा। अब देखिए इधर, हमारे शरीर में केवल इन तीनों का पाचन होगा, केवल तीनों का पाचन होगा, और इन पांचों का क्या होगा, अवशोषण होगा। इन पांचों का हमारे शरीर में क्या होगा, तो नाम होगा अवशोषण। और बेटा याद रखना, ये अवशोषित होकर कहां चला जाता है, तो ध्यान रखना रक्त में चला जाता है।
अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है और रक्त से पूरे शरीर में चला जाता है और पूरे शरीर को भयानक ऊर्जा मिलती है और आप अपने जीवन में सभी काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इधर देखिए, इधर देखो ध्यान से। इस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या करें? रोटी तो हमने खा लिया, लेकिन जब हम सुबह देखते हैं तो उस रोटी को हम पहचान भी नहीं पाते कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। बीच में खाया तो यहां से था और जहां से निकला वो पता नहीं कौन सी रोटी निकली। तो बेटा हम याद रखना, हम कार्बोहाइड्रेट को तब तक पचाएंगे जब तक कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं बदल जाता? ग्लूकोज में। हम फैट को तब तक पचाएंगे जब तक फैट किसमें नहीं बदल जाता? वशीय अम्ल में नहीं बदल जाता। ध्यान रखना। और चलते हैं, हम प्रोटीन को तब तक पचाएंगे जब तक प्रोटीन किसमें नहीं बदल जाता? अमीनो अम्ल में नहीं बदल जाता। ध्यान रखना, इन दोनों का, विटामिन का पाचन नहीं होगा, मिनरल का भी पाचन नहीं होगा, फाइबर का भी पाचन नहीं होगा, लेकिन इन पांचों का अवशोषण होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो यह जरूर बताइए, ऊर्जा का मुख्य घटक कौन है आपके शरीर में? तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया है तो आप आंसर क्या बताएंगे? ग्लूकोज। समझ में आ गई बात? यानी हमें ऊर्जा मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर होगा क्या? ग्लूकोज। ध्यान रखिए पहली चीज। आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन अगर कहीं हमने 1 ग्राम तेल खा लिया या घी खा लिया तो हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अब आपके दिमाग में एक ख्याल उठेगा कि सर आपने अभी कहा कि कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा ज्यादा होती है। मैंने ये नहीं कहा बेटा, मैंने ये कहा कि हमें मुख्य रूप से ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमने कहा ग्लूकोज। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं अगर आपसे यह पूछूं कि सबसे ज्यादा किस में ऊर्जा होती है, तो आप ध्यान रखना फैट में होती है। लेकिन हमारी शरीर की जरूरत की सबसे ज्यादा ऊर्जा हम किससे प्राप्त करते हैं? तो ग्लूकोज से प्राप्त करते हैं। आप याद रखिएगा, क्योंकि फैट को पचाना इतना आसान नहीं होता जितना हम और आप सोच लेते हैं। तो ध्यान रखना, फैट में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन हमारी जरूरत की ऊर्जा हम सबसे ज्यादा किससे प्राप्त करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। याद रखना इस बात को। तो बेटा हम खाते क्या हैं? ये नंबर जरूर याद रखना, क्योंकि बेटा नंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहले हम खाना खाएंगे, अंतर्ग्रहण। हमने बस ऐसे थाली में से रोटी तोड़ी, दाल लगाया, सब्जी लगाया, खा लिया, तो ये वाला प्रोग्राम तो हो गया। उसके बाद हम पचाएंगे, उसके बाद हम अवशोषित करेंगे, अवशोषित करके ब्लड में ले जाएंगे। उसके बाद हम गंदी और अच्छी चीजों को अलग करेंगे तो स्वांगीकरण होगा, और फिर इसके बाद हम गंदी चीजों को हमारे शरीर से क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। यह क्रम जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इस क्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मुझे लगता है इस पूरी स्लाइड में आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, हम क्या खाते हैं और फिर क्या क्या हम करते हैं, वो सभी जानकारी आपके सामने ये उपलब्ध है। आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर। अब आपके सामने बेटा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा सिस्टम है, हम इसको पाचन तंत्र कहते हैं। हम यहां से खाना खाते हैं, इस जगह से हमने खाना खाया, ये देखो, इस जगह से हमने खाना खाया, ये मुंह से हमने खाना खाया। हमारा सारा खाना देखो यहां से होता हुआ, ये देखो, इस जगह से होता हुआ हमारे पेट में आता है, फिर पेट से हमारी छोटी आंतों में जाता है, और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, और फिर बड़ी आंत से इसको हम लोग यहां बाहर की ओर निकाल देते हैं। आप जानते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि आपने यहां से खाना डाला और यहां पर आपने खाना निकाल दिया। तो बेटा बीच में क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और हां, एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिरकार आपका खाना किन किन जगहों से गुजरता है। सुनिएगा, इस पूरे सिस्टम की लंबाई
12 से 15 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी? 12 से 15 मीटर। आप कल्पना करिए 12 से 15 मीटर यहां से केवल यहीं तक में हो गया, एकदम घुमा 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 करके आपके पूरा यहां तक फिट कर दिया गया है। ध्यान रखना। और बताते हैं आपको, देखिए अगर हम बात करें कि सबसे लंबा पार्ट क्या है, तो याद रखना बेटा 6.25 मीटर, या हम इसको राउंड फिगर में 7 मीटर कह सकते हैं। सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके भी 3 भाग हैं, एक का नाम डियोडेनम, एक का नाम जेजुनम और एक का नाम इलियम। ध्यान रखना, ये आपके छोटे मोटे एग्जामों में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। ठीक है, ये बताओ आपका पाचन कहां से शुरू होता है? तो मैं यहां पर एक हेडिंग डालता हूं, ध्यान से सुनो। हम इसे कहते हैं माउथ, मुख। हमारा पाचन कहां से शुरू होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए हमारा पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। यानी पाचन क्रिया प्रारंभ कहां से होगी? तो ध्यान रखना, पाचन क्रिया प्रारंभ होती है कहां से? मुख से। लेकिन बेटा समाप्त कहां होती है? इंड कहां होती है? छोटी आंत में। और पाचन सिर्फ 3 जगह होता है, बताओ, मुख में, अमाशय में और छोटी आंत में। तो मैंने आपको यहां क्या बताया? हमने आपको बताया कि पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। सबसे लंबा भाग पाचन तंत्र का क्या है? तो वो है छोटी आंत। ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, पाचन क्रिया सिर्फ कितनी जगह होती है? तो पाचन क्रिया मात्र और मात्र 3 जगह होती है, मुख में, अमाशय में जो जिसको आप पेट कहते हैं, और छोटी आंत जो आप जानते हैं। 3 ही जगह पाचन होगा। तो आप कहोगे सर ये बड़ी आंत क्यों है फिर हमारे शरीर में? कोलन क्यों है? कोलन किसका पार्ट है? ये जो बना है ना बेटा, देखो ये सब कोलन है। ये ध्यान रखो, ये वाला हिस्सा सब कोलन है, ये तो लीवर है। सुनो, बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं पाया जाता। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जो आप पानी पीते हैं, जो आप आयरन खाते हैं, जो आप दूध में कैल्शियम खाते हैं, जो नमक के साथ सोडियम खाते हैं, उन सब का अवशोषण कहां होगा? तो बड़ी आंत में होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जल व खनिज का अवशोषण किस जगह पर होता है? तो आपने कहा सर कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, और जानिए, अब जल और खनिज का अवशोषण तो बड़ी आंत में हो गया, लेकिन क्या खाने का अवशोषण कहां होता है? तो बेटा याद रखना, खाने का अवशोषण कहां होगा? छोटी आंत में होगा। बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण, और छोटी आंत में केवल और केवल खाने का अवशोषण। यानी खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट, खाना मतलब प्रोटीन, खाना मतलब वसा, खाना मतलब विटामिन, खाना मतलब फाइबर, खाना मतलब क्या? मिनरल। तो खाना का मतलब आप रोटी दाल चावल मत बोलिएगा, पढ़े लिखे व्यक्तियों की तरह बोलिए। क्या? दाल चावल रोटी सब्जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन खाते हैं हम लोग। इस संसार का जो भी खाना आप खाएंगे इन तीनों के बाहर, चारों पांचों के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ध्यान रखना। और बताते हैं आपको, आप देखते हैं कि इस संसार में जितने भी गाय भैंस बकरी ये सब जो होते हैं, ये दिन भर घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, तूड़ा खाते हैं। लेकिन क्या हम लोग हरा खाते हैं? जैसे मान लो आप पालक खाते हैं, तो क्या पालक खाने के बाद आप उस पालक को पचा लेते हैं? नहीं। आप पके हुए पालक को पचा लोगे, यानी जब हम बॉयल कर दें तो पचा ले जाओगे, लेकिन कच्चे पालक को पचाने की क्षमता आप में नहीं पाई जाती, हम लोगों में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, हम लोगों में ये जो अपेंडिक्स है ना, ये वाला, ये अपेंडिक्स, ये यूजलेस होता है। अपेंडिक्स मतलब होता है कृमि रूपी परिशेषिका। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स का मतलब होता है
कृमि रूपी परिशेषिका, इसका हमारे शरीर में किसी भी तरीके से कोई यूज नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जब कभी जंगल में रहते थे तो हम भी घास खाते थे, हम भी छोटे छोटे पत्तों को चबा जाते थे करोड़ों साल पहले, इसीलिए हमारे शरीर में पहले भी ये लंबा होता था। लेकिन जब हमने जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिया और भी चीजों को खाना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे करके सब कुछ छोटा होता चला गया। आप लोग लैमार्क को समझिएगा। लैमार्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बताया कि जिस अंग का प्रयोग आप ज्यादा करेंगे उस अंग का प्रयोग उस अंग का विकास ज्यादा होगा, और जिसका प्रयोग आप कम करेंगे उसका प्रयोग, उसका जो डेवलपमेंट है, विकास कम हो जाएगा। ध्यान रखना। तो बेटा याद रखना, अपेंडिक्स किस चीज को पचाने में मदद करता है? तो उसका नाम है सेलुलोज। लेकिन सेलुलोज हमारे शरीर में नहीं पचता। गाय भैंसों में सेलुलोज बड़ी आसानी से पच जाता है, बहुत ही आसानी से सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि गाय भैंसों में अपेंडिक्स बहुत लंबा होता है और हम लोगों में अपेंडिक्स बहुत छोटा पाया जाता है, जो कि यूजलेस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी अवशेषी अंग है। यह अवशेष के रूप में पाया जाता है, इससे ज्यादा हमारे शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं है। लीवर के अंदर खाना नहीं जाता, पित्ताशय के अंदर खाना नहीं जाता, लेकिन ये सब खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अग्नाशय में भी खाना नहीं जाता, लेकिन ये सब पचाने में बहुत मदद करते हैं। तो बेटा इस पूरी स्लाइड में मैं आप लोगों को क्या बताया? ये बताया कि ये पूरा सिस्टम है आपके सामने, इसकी पूरी लंबाई 12 से 15 मीटर, उसमें से भी सबसे लंबा पार्ट क्या है? छोटी आंत है। खाने का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है और समाप्त कहां होता है? छोटी आंत में। खाने का पाचन मात्र और मात्र कितनी जगहों पर होता है? 3 जगहों पर, मुख में, आमाशय में और छोटी आंत में। क्या बड़ी आंत में कोई पाचन होता है? नहीं, बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ जल और खनिज का अवशोषण होता है, और जो भी खाना हम खाते हैं उन सभी का पाचन, उन सभी का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये बताओ, क्या लीवर में कोई पाचन होता है? नहीं, लेकिन लीवर हमारे लिए पाचन क्रिया में मदद करता है। ध्यान रखिए, इसी तरीके से पित्ताशय भी मदद करता है, इसी तरीके से अग्नाशय भी मदद करता है। तो इन चीजों को हम अब डिटेल से आगे की ओर समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। यहां से खाना डालिए, यहां से निकाल दीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है उन्हीं सबको आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा और इन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो बेटा, छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। देख लीजिए, हम इसको राउंड फिगर में 7 मीटर लिखते हैं। ठीक है, ये देखो, यहीं पर घूम 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 के इतने में ही 7 मीटर बना देती है। अब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और जानिए, छोटी आंत में भी एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको कहते हैं इलियम। इलियम इस पूरी छोटी आंत का सबसे लंबा भाग माना जाता है। सुनो, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। यह हिस्सा डियोडेनम किससे जुड़ा होता है? अमाशय से जुड़ा है। देखो बेटा, बायोलॉजी में शब्द ही महत्वपूर्ण है, वर्ड ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको शब्द समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से चीजों को समझ जाओगे, और अगर आप शब्दों को नहीं समझ पाए तो शायद आप चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। जेजुनम क्या है? जेजुनम बीच वाला भाग है। देखो, यह हिस्सा डियोडेनम कहलाता है, जो अमाशय से जुड़ा हुआ है। और जानते हैं, आपको बताते हैं, बीच वाला हिस्सा जेजुनम कहलाता है। ये देखो लाल वाला हिस्सा जेजुनम है ये, और ये वाला जो हिस्सा है ये अलग अलग रंगों में है, आप देख सकते हैं। इसको हम इलियम कहते हैं।
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये बताओ इलियम किससे जुड़ा होता है? इलियम छोटी आंत का भाग है, किससे जुड़ा होता है? तो इलियम जुड़ा होता है किससे? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, आप इसको बड़ी आसानी से अपलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका आपके लिए होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। पहले भी स्लाइड में मैं आप लोगों को इसको अच्छे से आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में आप लोगों को आगे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यह है बेटा बड़ी आंत, ध्यान से देखिए, यह है बड़ी आंत। यहां से यहां तक इसकी लंबाई 1.2 मीटर होती है और यह हमारा गुदा द्वार होता है। ध्यान रखना, जहां से हम पॉटी सूसू तो अलग जगह से, लेकिन पॉटी यहां से करते हैं, वेस्ट मटेरियल को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। देखो कोलन किसका पार्ट है? ये देखो कोलन, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कोलन किसका भाग है, तो आप सीधा उत्तर बता देना कि भैया कोलन बड़ी आंत का भाग है। इधर देखो बेटा, बड़ी आंत में खाने का पाचन नहीं पाया जाता। अभी अभी जस्ट आपको बताया ही हूं कि बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं पाया जाता। और जानिए, जल एवं खनिज का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अभी अभी जस्ट आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। कोलन किसका पार्ट है? तो कोलन बड़ी आंत का भाग है, ध्यान रखना। और सीकम किसका पार्ट है? तो वो भी इसी का पार्ट है। और रेक्टम मतलब जो हमारा आखिरी रास्ता होता है, इस पोर्शन को हम लोग रेक्टम के नाम से जानते हैं। तो बड़ी आंत में बस इतना जान लो, कोलन किसका पार्ट है? तो बड़ी आंत का पार्ट है। और यह भी ध्यान रखना, कोलन या बड़ी आंत में क्या होता है? तो जल एवं खनिज का अवशोषण होता है। अगली साइड चलते हैं। चलिए, आपकी पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है, छोटी आंत पर समाप्त हो जाती है। पाचन क्रिया सिर्फ 3 जगह होती है। कहां कहां आप जानते हैं? तो बेटा अब हम लोग माउथ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुख से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मुख का मतलब समझते हैं आप लोग? यानी अब हमारे मुख में कितनी चीजें होती हैं? 3, दांत, जीभ और लार। सबसे पहले दांतों की बात करते हैं, ठीक है। आगे देखो इधर ध्यान से, ये दांत है। मान लो हमने ऊपरी जबड़ा लिया है, निचला जबड़ा नहीं लिया, यानी ऊपरी हिस्सा लिया, ऊपरी वाला हिस्सा, ऊपर के दांत लिए हैं, नीचे के दांत नहीं लिए। अब इसको ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे दांत कितने होते हैं? हमारे दांत 32 होते हैं, लेकिन किसी किसी में 33 भी होते हैं। लेकिन वो दांत, देखो बेटा, दांत निकलने की अपनी जगह है। ये देखो, ये सब आपके दांत निकलने की जगह है। अब इस दांत निकलने की जगह तो सीमित है ना। अगर इससे कम या ज्यादा निकला तो दांत के ऊपर ही तो दांत निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि जहां पर दांत है उसका अगल बगल एक रास्ता बना लेगा, जगह बनाएगा तभी निकलेगा, नहीं। हमारे पूरे शरीर में, हमारे पूरे मुख में कितने दांत होते हैं? 32। लेकिन जब हमारी उम्र 18 से 25 साल के बीच होती है, यानी 18 साल से पहले हमारे मुख में कुल 28 दांत होते हैं। और अक्ल जाड़ जिसको कहते हैं, वो 18 से 25 साल की उम्र में बाहर निकलता है। यानी अक्ल जाड़ जिसको आप विजडम टीथ कहते हैं, वह कब निकलता है? तो वह 18 से 25 साल की उम्र में बड़ी आसानी से निकल जाता है। और अक्ल जाड़ की संख्या कितनी होती है? 4। अब आप बताइए, हमारे दांत मजबूत होते हैं या हमारे दांत कठोर होते हैं? तो हमारे दांत कठोर भी होते हैं और हमारे दांत मजबूत भी होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी हमारे दांत कठोर भी हैं और हमारे दांत मजबूत भी हैं। तो बेटा एक बात बताओ, दांतों की मजबूती के लिए और दांतों की कठोरता के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो देखिएगा, हमारे दांत में एक चीज पाई जाती है, उसका नाम है इनेमल। इनेमल एक रासायनिक पदार्थ है। इनेमल, इस शब्दों को याद रखिए, शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है। इनेमल क्या है? सुनिए, ये मान लो एक दांत है। इस दांत के चारों तरफ जो लेयर होती है, जो एक स्तर होता है,
इसी को तो कहते हैं हम लोग क्या, इनेमल। इनेमल, और हां, हमारे शरीर में इनेमल सबसे हार्ड होता है। यानी आपसे पूछा गया मनुष्य के शरीर में सबसे हार्ड पदार्थ का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, इनेमल। इनेमल इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। यानी इनेमल मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, ध्यान रखना। अब ये इनेमल बना किस चीज का होता है, तो बेटा जानते हैं आप लोग, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो हमारे जो दांत हैं वह कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। तो दांतों की कठोरता किसके कारण, तो आपका उत्तर होगा क्या, इनेमल के कारण। हमारे पूरी बॉडी में सबसे हार्ड चीज क्या है, इनेमल है। सिंपल सा चीज आपके सामने है, ठीक है। अब बात यह आती है कि आपके दांत कठोर क्यों होते हैं, तो दांतों की कठोरता के लिए हमारे पास फ्लोरीन पाया जाता है। ये देखिए, फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण दांत मजबूत होते हैं। ये देखो, मजबूत होते हैं, बहुत आसान है। लेकिन एक प्रश्न है आपसे, क्या फ्लोरीन ज्यादा हो गया तो दांत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे? नहीं। अगर फ्लोरीन ज्यादा हुआ तो दांत ज्यादा मजबूत नहीं होंगे बेटा, ध्यान रखना। फ्लोरीन अगर ज्यादा हुआ तो आपको एक रोग हो जाएगा, फ्लोरोसिस, और आपके दांत पीले हो जाएंगे। आपने अपने जीवन में कभी न कभी पीले दांत जरूर देखे होंगे बेटा, याद रखना। दांतों का पीलापन मतलब फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाना। और जानते हैं, फ्लोरीन की कमी से दांत टूट जाते हैं। यानी अगर आपके शरीर में फ्लोरीन कम हो गया तो दांत झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, या आपके दांत टूट जाते हैं, डिके हो जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो दांत कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखना। 1 2 3 4, यानी मनुष्य के मुख में कुल कितने प्रकार के दांत हैं, तो कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। यानी मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य के जो दांत हैं वो क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं। क्या होते हैं बेटा, विषम दंती होते हैं। और हां, यह भी ध्यान रखना, हेट्रोडेंट कहा जाता है। और एक चीज और बताते हैं आपको, मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं और हम इसीलिए तो क्या कहते हैं, हेट्रोडेंट कहते हैं। हेट्रोडेंट का मतलब होता है विषम दंती। और जानिए, और एक होता होमो। होमो मतलब क्या होता है, समदंती। जैसे मछली है, मछली में एक ही प्रकार के दांत हैं और आपके मुख में 4 प्रकार के दांत हैं। देखो ये जो आगे दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं कृंतक। जो लोग मांस खाते हैं, कुत्तों की तरह दांत निकले रहते हैं, ये देखो यहां, उसको कहते हैं रदनक। और जो ये देखो यहां, ये इस दांत को कहते हैं अग्रचवर्णक, यानी आगे के चबाने वाले दांत। और सबसे पीछे जो होता है उसको बोलते हैं चवर्णक। देख लो, ये आगे वाला हिस्सा है, तो ये देखो ये थोड़ा सा लंबा होता है, ये वाला दांत कैनाइन, ये वाला, ये प्रीमोलर है। और फिर इसके बाद लास्ट वाले जो क्या है वो मोलर के नाम से जाने जाते हैं। तो 4 प्रकार के दांत आपके सामने यहां पर लिखे हुए। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांतों के अध्ययन को, पहले तो ये जानो कि दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। तो दांतों के अध्ययन को हम लोग ओडेंटो क्या कहते हैं, लॉजी। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत आसान है। कितने प्रकार के दांत, 4। दांतों की कठोरता के लिए एनेमल, दांतों की मजबूती के लिए फ्लोरीन। ठीक है, दांतों की मजबूती के लिए कौन, फ्लोरीन। याद रखना, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है। और फ्लोरीन ज्यादा हो जाए तो दांत पीले, फ्लोरीन कम हो जाए तो दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और झड़ जाते हैं। याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दांतों के अध्ययन को हम लोग ओडेंटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ध्यान से देखो, जब हम पैदा हुए तो 9 महीना जब गुजरा तो
तो हमारे दांत निकलना शुरू हो गए। जीवन में दांत पहली बार निकला तो कितना निकला? 1 सेकेंड। जीवन में जब दांत निकला पहली बार तो कितना निकला? देखिए, ये देखो 20। जीवन में जब दूसरी बार निकला दांत तो कितना निकला? 20। बेटा पूरे जीवन में दांत कितना निकला? 40। उम्र बढ़ने के साथ 8 दांत फ्यूज हो गए तो परमानेंट टीथ कितना निकला? 32। यानी जब हमारे मुख में 32 दांत हो जाएंगे तो समझ जाइएगा कि अब वो दांत ना निकलेंगे ना गिरेंगे। गिरेंगे जब आप बूढ़े हो जाएंगे, और अगर मान लो किसी ने मुंह तोड़ दिया तो भी गिर जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं अब आप लोगों के सामने। देखो, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। अभी जस्ट आपको बताया। हमारे मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? 4 तरीके के दांत हैं, सिंपल सी बात है। और हां, बच्चों में पहला दांत कौन सा निकलता है? तो देखो बेटा, बच्चों में पहला दांत ये निकलेगा, इसका नाम है कृंतक। ये देखो, ये वाला दांत, ये वाला आगे वाला कृंतक निकलेगा। बच्चों में पहला दांत कृंतक निकलता है, ध्यान रखना। और हां, हाथी में बाहरी दांत कौन सा होता है? तो वो भी कृंतक होता है, ध्यान रखना। समझ में आई बात? याद रखना। और बेटा आपसे पूछा जाता है, बताओ विजडम टीथ कौन है? तो विजडम टीथ होता है, ध्यान से देखो, ये आखिरी वाला दांत। इसी तरह अब मान लो दूसरा वाला जबड़ा हो गया तो यहां पे भी हो गया। अब मान लीजिए आपका नीचे वाला हिस्सा हो गया तो यहां पे हो गया। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं विजडम टीथ या अक्ल जाड़ की संख्या कितनी होती है? तो अक्ल जाड़ की संख्या 4 होती है। यानी अक्ल जाड़ कितना होता है? तो 4 होता है। ठीक है, देखो बेटा, आगे वाले दांत जो कृंतक हैं उनकी संख्या 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गई। कैनाइन की संख्या कितनी है? 2 ऊपर 2 नीचे 4 हो गई। प्रीमोलर की संख्या कितनी है? 4 दूनाई 8, 8 हो गई। मोलर की संख्या कितनी है? पीछे देखो, 3, 3 6 और 3 9 और 3 12, यानी मोलर की संख्या 12 होती है। ध्यान रखना इस बात को। और सुनो बेटा, बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता? ये नहीं होता, अग्र चवर्णक नहीं होगा, और मोलर का लास्ट वाला विजडम टीथ नहीं होता। बच्चों में ये नहीं होता। और ये है आपके दंत सूत्र, ये हम लोगों में है और ये बच्चों में पाया जाता है। दंत सूत्र देखो, पहला दांत 2, एक तरफ का हिस्सा लो, एक तरफ का देखो, पहला 2 दांत 2, दूसरा 1 दांत 1, फिर 2 दांत, फिर 3 लास्ट में देख लो। अब इसी को ऊपर नीचे करके डबल कर दो तो कितना हुआ? 2 1 3 2 5 3 8, 8 का डबल किया 16, 16 दुनाई क्या हो गया बेटा? 32 हो गया। याद रखना, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको दांत समझ में आ गया होगा। और दांत में अगर खोखला हो जाए तो तुरंत आप एक ट्रीटमेंट कराइए, नाम है उसका RCT। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यह है आपकी जीभ। जीभ को ध्यान से देखिएगा। हमारे शरीर में जो मुख है उसमें जीभ 2 काम करती है। एक तो हमारी लैंग्वेज को साफ करती है, एक तो हमारी भाषा को साफ करती है। दूसरी चीज, एक जीभ स्वाद लेने में भी मदद करती है। ठीक है, पहली चीज। और जानिए, जीभ हमारे मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। जीभ सबसे मजबूत मांसपेशी के रूप में जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। और बताते हैं आपको, लड़कों के जीभ पर 6,000 स्वाद कलिकाएं और लड़कियों के जीभ पर 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती। मतलब आप समझ रहे हैं, लड़कियों के जीभ पर 10,000 स्वाद टेस्ट बड्स और लड़कों के जीभ पर 6,000 स्वाद कलिकाएं। तो आप कल्पना करिए, इसीलिए लड़कियां स्वाद लेने में सबसे आगे होती हैं, इसीलिए लड़कियां चटोरी होती हैं। अब देखिए, जीभ की लंबाई कितनी होती है? 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। यानी आप चाहे जितना कहिए भैया बहुत बातूनी है, बहुत जीभ लंबी हो गई है इसकी, नहीं जी, लंबी नहीं होती, सिर्फ 4 इंच होती है, 10 सेंटीमीटर। और हां, 10,000 स्वाद कलिकाएं महिलाओं में और 6,000 स्वाद कलिकाएं कहां होती हैं?
और हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? तो जीभ है। और मांसपेशियों की संख्या हमेशा ध्यान रखिए 639 से 840 के बीच होती है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम होती है। और जीभ जो जुड़ी होती है उसका नाम है फ्रेनुलम। ये जो धागे जैसा संरचना होता है, जीभ को मोड़ के देखो, धागे जैसी संरचना दिखेगी, हम उसे फ्रेनुलम के नाम से भी जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। आगे का हिस्सा मीठे का एहसास कराता है। ये जो गुलाबी वाला भाग है ये मीठे का एहसास कराता है। पीछे का हिस्सा जो पीला वाला है ये कड़वे का एहसास कराता है। ये देख लो, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं पार्श्व भाग। क्या कहते हैं? पार्श्व भाग। और बेटा याद रखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटरल पोर्शन, खट्टा और नमकीन। और सुनो, तीखा भी साइड से होता है, यहीं से लैटरल वाले पोर्शन ऐसे नहीं करता। हाँ, ध्यान रखना। और बताते हैं, और बीचों बीच किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं होता। तो इसको अगर आप ध्यान से इस चित्र को याद रखेंगे तो कड़वा हिस्सा होता है पीछे से जीभ के, अगले हिस्से से मीठे का स्वाद, और अगल बगल से ध्यान रखिएगा कौन सा स्वाद होता है? खट्टा और नमकीन और तीखे का स्वाद होता है। जीभ की लंबाई 4 इंच होती है, 10 सेंटीमीटर। 6000 स्वाद कलिकाएं लड़कों के जीभ पर, 10,000 स्वाद कलिकाएं लड़कियों के जीभ पर पाई जाती है। और जीभ हमारे शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी के रूप में भी जानी जाती है। चलिए अगला चलते हैं। अब एक तीसरी चीज है हमारे माउथ में, उसका नाम है लार, जो मुख से आपके निकलता है। तो आइए लार समझाते हैं आपको। शब्दों को ध्यान रखिए बेटा। प्रत्येक दिन हम लार कितना निकालते हैं? 1.5 से 2 लीटर। पानी ज्यादा पिएंगे तो ज्यादा भी निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसका पीएच कितना होता है? 6.8 से 7.8। इसका मतलब यह हुआ कि लार अम्लीय भी है, क्षारीय भी है। अब प्रश्न यह उठता है कि भैया ये मुंह में जो पानी आता है ये आता कहां से? तो सुनिए, आपके इस जगह पर एक ग्रंथि होती है, इसका नाम है पैरोटिड ग्रंथि। ये देख लो, हिंदी में भी लिखा हुआ है पैरोटिड ग्रंथि। और जीभ के नीचे 2 ग्रंथियां होती हैं। ये देखो, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये देखो, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। यानी कुल मिलाकर के एक दिन में जो लार निकलता है वो कितना निकलता है? तो एक दिन में 1.5 से 2 लीटर लार निकलता है। और इसका पीएच होता है 6.8 से 7.8। और लार ग्रंथियां जो होती हैं वो 3 होती हैं। कितनी लार ग्रंथियां हैं? 3। एक यहां और 2 जीभ के नीचे। और सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है उसका नाम है क्या? पैरोटिड ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस लार का महत्व क्या है ये समझते हैं। देखो बेटा, आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए, लार में एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम। अच्छा, अब आप कहोगे सर एंजाइम क्या है? देखो इधर, अब आप कहोगे सर एंजाइम क्या है? तो मैं बताता हूं एंजाइम क्या है। प्रोटीन है। क्या सभी एंजाइम प्रोटीन है? नहीं। क्या सभी एंजाइम प्रोटीन है? यस। क्या सभी प्रोटीन एंजाइम है? नो। एग्जाम में अगर पूछा गया कि सभी एंजाइम क्या हैं तो आप कहोगे प्रोटीन, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम हैं ये आप कभी भी नहीं कहोगे, हमेशा याद रखना। और बताते हैं आपको, इसी लार में 2 एंजाइम होते हैं। उन एंजाइमों को भी ध्यान रखिए बेटा। याद रखना, आप जिस रोटी को खाते हैं वो रोटी आपके, जब आप खाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, और जब बाहर निकालते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में तो वो कैसा कलर होता है। तो उस बीच में कौन उसको बदलता है? तो नाम है क्या? एंजाइम। ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एंजाइम। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा एंजाइम है लार में? आपसे पूछा जाता है टाइलिन एंजाइम कहां होता है, तो आप क्या बताएंगे? मुख में? नहीं। टाइलिन एंजाइम होता है आपके लार में। कहां होता है? सलाइवा में। सुनो बेटा, आप इसको एमाइलेज भी कहते हैं। आपने रोटी खाई तो आपने क्या खाया? स्टार्च,
तो सुनिए, आलू, चावल, रोटी, इन सभी में स्टार्च होता है और इसको माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है? मतलब आप समझ रहे हैं, अब आपका खाना बदलना स्टार्ट हो गया है, कन्वर्जन अब आपका स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। और सुनिए, कुत्ता घाव को चाट के ठीक कर लेता है, तो क्या हम लोग भी घाव को चाट के ठीक कर सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताता हूं, कभी भी आपको चोट लग जाए तो ध्यान रखिएगा, आप आराम से अपने उस चोट पर लार या थूक गिरा लीजिए, आपको बड़ी आसानी से वो दवा, जो मुख लार में दवा है, वह उस घाव को ठीक कर देगी। तो ये बताइए कौन सी ऐसी दवा है? तो उस दवा का नाम है लाइसोजाइम, जो मुख में जीवाणुओं को समाप्त करता है। तो बेटा कितने एंजाइम निकलते हैं? तो आप कहोगे सर 2, एक का नाम टाइलिन और एक का नाम क्या है? लाइसोजाइम। और अब आपसे पूछा गया एक बार क्वेश्चन, ये बताओ मुख में किस चीज का पाचन शुरुआत हो जाती है? स्टार्ट। तो ध्यान रखना उसका नाम है क्या? स्टार्च। स्टार्ट से क्या याद रखेंगे? स्टार्च। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। समझ में आई बात? और जानिए, आपने दाल खाया, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, अचार, मोमो, जो भी आपने खाया, उन सभी को बदलने में कौन मदद किया? टाइलिन और लाइसोजाइम। और बेटा याद रखना, मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। यानी ये जो आपका मुख था, यहां से जब ये खाना यहां पच गया तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? बोलस। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, बोलस। तो बेटा अब जब नीचे सरकेगा खाना यहां से पेट में, तो अब आपका खाना कहां सरकेगा? पेट में, और वह क्या जाएगा? बोलस के रूप में अंदर की ओर चला जाएगा। चलिए, तो मुख में पाचन हो गया। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो बेटा लार में कितने एंजाइम होते हैं? तो लार में देखिए, लार में 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन और दूसरे का नाम है क्या? लाइसोजाइम। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आपका पेट आ गया, ध्यान से देखिए इधर। अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में अमाशय आ गया। देखिए, अब आपका जो खाना था उसका नाम है बोलस, वो यहां आ गया पेट में, इस जगह पर ये बोलस आ गया। और जैसे ही बोलस आएगा, इसके ऊपर चारों तरफ से अटैक हो जाएगा। मालूम है किस चीज का अटैक होगा बेटा? HCl नाम का अम्ल। छोटे छोटे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, HCl एसिड अमाशय में कौन सा एसिड होता है? तो आपने कहा सर अमाशय में तो HCl नाम का अम्ल होता है। तो आप कहोगे हां सर, HCl नाम का अम्ल होता है। अच्छा, तो आप कहोगे सर HCl नाम का अम्ल निकलता कहां से है? तो पेट में पाए जाने वाले एक कोशिका से निकलता है, जिसका नाम है पेराइटल कोशिका। क्या नाम है? पेराइटल कोशिका के द्वारा निकलता है। और जानते हैं इसका पीएच कितना होता है? 1.3 से 2.3 होता है। किसका पीएच? HCl का। सोचो बेटा, अगर वही एसिड आपके पेट से निकालकर हम हाथ में रख दें तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन आपका पेट बचा रहता है। क्यों? क्योंकि इस पेट में इसके चारों तरफ एक लेयर होती है और हम उस लेयर को कहते हैं क्या? म्यूकस। अभी आपको थोड़ी देर में मिलेगा। तो याद रखना, म्यूकस लेयर हमें किस चीज से बचाती है? तो HCl नाम के एसिड से बचाती है। अच्छा, आपको यह भी मालूम होना चाहिए, जो बैक्टीरिया आपके मुख में खत्म हो गया तब तो ठीक है, वरना अगर पेट में आ गया तो उस बैक्टीरिया को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? HCl की होती है। अगर वो बैक्टीरिया आपके पेट में खत्म नहीं हुआ तो मालूम है क्या होगा? आपको लूज मोशन हो जाएगी, आपको उल्टी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पेट में इंफेक्शन हो गया। तो आपके पेट में कौन सा एसिड? HCl एसिड। ठीक है, मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं, याद रखना। और आपके पेट का आकार कैसा होता है? तो जे शेप का होता है, यानी जो इंग्लिश वाला जे है उसकी तरह इसका शेप होता है, आप देख सकते हैं। और जानिए, हम अपने पेट को जठर भी कहते हैं। यहां पे भी 2 एंजाइम, जैसे माउथ में एंजाइम था ना, वैसे यहां भी एंजाइम होगा। तो आइए आपको बताते हैं कौन सा एंजाइम होगा। पेप्सिन, रेनिन। देखो,
पेप्सिन में पेप्सिन एंजाइम किस चीज का पाचन शुरू कर रहा है? प्रोटीन का। अब आपसे एक प्रश्न है, क्या मुख में प्रोटीन का पाचन शुरू हुआ था? नहीं। लेकिन आपका पाचन कहां होगा? प्रोटीन का पाचन कौन शुरू कर रहा है? पेप्सिन। तो बेटा याद रखना, पेप्सिन नाम का एंजाइम कहां होता है? तो आप उत्तर बताएंगे क्या? आमाशय में होता है। और जानिए, रेनिन नाम का एंजाइम क्या करता है? बच्चा दूध पीता है, छोटा बच्चा, और दही में उल्टी कर देता है, तो ध्यान रखना, रेनिन प्रोटीन को पैराकैसिनेट में बदल देगा। यही वो दही है। यह केवल और केवल बच्चों में पाया जाता है। रेनिन सिर्फ बच्चों में होता है, लेकिन हम लोगों में पेप्सिन केवल पाया जाता है। तो बच्चा जब दूध को दही में बदल देगा तो समझ जाओ पच गया खाना। तो बेटा हम लोगों में पेट में कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन और रेनिन। कौन सा एसिड निकलता है? HCl नाम का अम्ल निकलता है, ये देख लो ये। और हां, कौन सी निकलता है? पेराइटल कोशिका के द्वारा निकलता है। याद रखिएगा, किस शेप का होता है? जे। और हां, HCl क्या करता है? तो HCl पेट में जीवाणुओं को समाप्त करता है, बहुत ही आसानी से समाप्त करता है। चलिए, तो पेट में आपके अभी और भी चीजें होंगी, आगे देखते हैं। ये देख लो, ये देखो, अम्ल अमाशय में जीवाणुओं को समाप्त करता है। म्यूकस झिल्ली अमाशय में HCl से सुरक्षा पाई जाती, सुरक्षा हेतु पाई जाती। दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती। हमेशा याद रखना, दूध में कौन सी प्रोटीन है? तो केसीन प्रोटीन है, अभी समझाया। अमाशय में पचे हुए भोजन को हम काइम कहते हैं। बेटा याद रखना, काइम। अच्छा एक बात बताओ, मुख में पचे हुए भोजन को हम क्या कहते हैं? तो हमने कहा बोलस। तो पेट में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? काइम। प्रोटीन का पाचन कहां शुरू हुआ? तो आपको मालूम है, अमाशय में शुरू हुआ। और विटामिन B12 का अवशोषण कहां होता है? तो भी आप आंसर क्या बताएंगे? ये ध्यान रखिएगा, अमाशय बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देख लीजिए, लीवर। ये है आपका लीवर। ये बिल्कुल एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। सुनिएगा, लीवर हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह 30,000 से भी ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर करता है। यानी 30,000 से भी ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जहरीला पदार्थ, उसको यह फिल्टर करता है। और हां, हमारे पेट में एसिड होता है HCl नाम का। अगर उस एसिड को हमने अम्ल को क्षार में नहीं बदला, तो अगर वो अम्ल छोटी आंत में चला गया तो समझ जाइए आपकी छोटी आंत में घाव हो जाएगा, फट जाएगी आपकी छोटी आंत। इसीलिए अब हम उस खाने को किस में बदलेंगे? अम्ल को क्षार में बदलेंगे। और इसमें मदद कौन करने जा रहा है? इसमें आपका लीवर मदद करेगा। हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? सबसे बड़ा नहीं, सॉरी, सबसे हैवी ऑर्गन कौन सा है? सबसे भारी कौन है? यानी आपके शरीर के हम टुकड़े टुकड़े कर दें तो सबसे भारी भाग कौन मिलेगा? लीवर मिलेगा, 1500 से 1800 ग्राम का। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो भी आंसर क्या होगा? लीवर। और जानिए, आप लोगों ने कभी न कभी पित्त रस का नाम सुना होगा। पित्त रस निकलता कहां से है? लीवर से। पित्त रस स्टोर कहां होता है? पित्ताशय में होता है। अच्छा, पित्त रस का स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय होता है। किसकी वजह से होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। जैसे ही हमको एसिड ज्यादा हो जाए तो खाने वाला सोडा खा लीजिए, नींबू मिला के, आपका पेट बढ़िया हो जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि ध्यान से देखो, आपके सामने है, यकृत मनुष्य के शरीर में सबसे भारी भाग होता है। ये देखो, 1800 ग्राम, 1500 से 1800 ग्राम। यकृत मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और हां, अगर हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो शायद हम दोबारा हाथ और पैर को नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर लीवर को काट दिया जाए तो लीवर दोबारा उतना बड़ा हो जाएगा। यानी लीवर दोबारा उतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा लीवर है। यानी
जैसे छिपकली की पूंछ आ जाती है, वैसे लीवर का भी अपना एक रीजनरेशन क्षमता पाई जाती है, पुनर्उद्भव की क्षमता पाई जाती है। आपसे पूछा जाता है शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पुनर्उद्भव की क्षमता होती है, तो आप क्या बताएंगे? लीवर बताएंगे। ध्यान रखिएगा। और सुनो बेटा, हमारा जो लीवर है वो कौन सी कोशिका का बना होता है? हिपैटिक कोशिका का। इसीलिए तो स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज क्या? हिपैटोलॉजी। ध्यान रखना। और हां, पित्त रस कहां से निकलता है? पित्त रस यकृत से निकलता है और पित्ताशय में भंडारित रहता है। अभी अभी जस्ट मैंने बताया। तो लीवर इतना इंपॉर्टेंट है कि बेटा लीवर खराब हो गया ना तो जीवन खराब हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए आप। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना इस बात को। आगे भी है लीवर के बारे में, देखिए पित्त रस का स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय। अभी अभी बताया मैंने। किसकी वजह से होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत के द्वारा होता है। अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया। और सुनो, हमारे शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ क्या है? तो बेटा याद रखना, हमारे शरीर में सबसे खतरनाक पदार्थ अमोनिया होता है। ये देखिए, हमारी बॉडी में सबसे खतरनाक पदार्थ अमोनिया है। इस अमोनिया को हम यूरिया में बदलते हैं किसकी सहायता से? तो आपका आंसर क्या होगा? लीवर की सहायता से। समझे? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम किसके द्वारा होता है? तो आप कहते हैं अमोनिया के लीवर के द्वारा होता है। और जानिए, विटामिन ए, डी, ई के भंडारण कहां होता है? तो यहां होता है। विटामिन डी और के का निर्माण कहां होता है? तो लीवर में होता है। और सुनो बेटा, कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो आप याद रखना, कुफर कोशिका लीवर में होती है, जो रोगों से लड़ने में हमें मदद करती है। और हां, ग्लाइकोजन स्टोर कहां होता है? तो लीवर में होता है। सोचो जरा सा, लीवर के बारे में हमने आपको कितनी ढेर सारी बातें बताई। लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे भारी अंग। और यहां से कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। बाइल जूस स्टोर कहां होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त रस कहां स्टोर होता है? पित्ताशय में। लीवर बना किस चीज का होता है? हिपैटिक कोशिका का। इसीलिए स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपैटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लीवर में विटामिन ए, डी, ई के स्टोर रहता है। विटामिन डी और के बन भी जाता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ग्लाइकोजन जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहां पर स्टोर होता है? तो आप जानते हैं यहीं पर स्टोर होता है। तो बेटा लीवर से अब क्या हुआ? बाइल जूस आपके पेट में मिल जाएगा। ये देखो, आपके पेट में यहां से लीवर से जूस मिल गया और अब आपका खाना जो एसिड था वो अब किस में बदल जाएगा बेटा? बताओ। बेस में बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अग्नाशय आ गया। देखो, ये आपका लीवर है, इसलिए मैंने यहां पे चित्र को लगाया है। ये लीवर है। इस लीवर से जूस निकला इस छोटी आंत में, तो आपका खाना पेट में एसिड से बेस हो गया। अब आपका खाना यहां पहुंचा और अब मदद करेगा कौन? अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप कहोगे लीवर। लेकिन मैं कहूं दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तब आप क्या बताओगे? तो याद रखना, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? तो उसका नाम है पैनक्रियास। अग्नाशय। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो भी आप क्या बताएंगे? अग्नाशय। ठीक है, सुनो बेटा, अग्नाशय मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और हां, मैं एक चित्र बनाता हूं, इसका सेक्शन काटते हैं एक ठो। मान लो हमने इसको बीच से ऐसे काट दिया, फिर कैसा दिखता है ये। इधर देखो ध्यान से, सुनो। अगर समुद्र के बीचों बीच जमीन निकली हो तो क्या कहोगे? समुद्र के बीचों बीच जमीन निकली हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं टापू। टापू समझते हैं? द्वीप, आइलैंड कहते हैं। लिक्विड भरा हो, ये देखो, लिक्विड भरा हो तो हम उसे कहते हैं आइलैंड। और बेटा याद रखना,
अग्नाशय में एक आइलैंड होता है जिसका नाम है लैंगरहैंस आइलैंड। लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक का नाम है। आपसे पूछा गया लैंगरहैंस आइलैंड होता कहां है, तो आपने कहा लैंगरहैंस आइलैंड अग्नाशय में होता है। ध्यान रखना। और बेटा याद रखना, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था, तो यह भी ध्यान रखना बेंटिंग ने किया था। काफी बार पूछा गया है बेंटिंग। और हां, आपसे यह भी पूछा जाता है कि इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता कहां से है, तो उसका नाम है क्या, पैनक्रियाज या अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। सुनो, आप लोगों ने कभी न कभी शुगर की बीमारी सुना होगा, डायबिटीज नाम के रोग के बारे में आपने सुना होगा। तो डायबिटीज नाम का जो रोग है वह इंसुलिन हार्मोन के कम हो जाने से होता है। और अगर ग्लूकोज ज्यादा हुआ, हाइपर मतलब हमेशा ज्यादा और हाइपो मतलब हमेशा कम, तो ध्यान रखना, अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया। आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय से निकलता है, तो आपने कहा इंसुलिन हार्मोन। क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन। तो बेटा अगर मान लो आपके शरीर में मधुमेह रोग हो गया है, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो बताइए आपको क्या दिक्कत थी। तो मधुमेह जो रोग हुआ उसके पीछे का रीजन कौन है, इंसुलिन हार्मोन का कम हो जाना। यानी इंसुलिन नाम के हार्मोन का कम हो जाना ही आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इंसुलिन कम हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन ज्यादा हुआ तो हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, अग्नाशय से निकलता है ये देखो इधर, ये देखो, ये भी पैनक्रियाज ही है। ये छोटी आंत का हिस्सा है, ये पैनक्रियाज है, इसका सारा जूस यही निकलता आता है। ठीक है, देखो बेटा, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, जैसे मान लो आप कितना होता है नॉर्मल ग्लूकोज लेवल, 80 से मान लो 80 से 100 होता है। जिस समय आप खाना नहीं खाते ना, सुबह सुबह उठ के आप अगर ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं तो आपको यह मिलना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो फिर समझ लो शुगर के रोगी हो गए। खाना खाने के बाद 120 से 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो समझ लो दिक्कत है आपके साथ। सुनो, इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता कहां से है, इंसुलिन नाम का हार्मोन बीटा कोशिका से निकलता है। और बीटा कोशिका कहां होती है, लैंगरहैंस आइलैंड या अग्नाशय में पाई जाती। बेटा देखो, आपका खाना मुख से शुरू हुआ था, पेट में आया, पेट में उसके साथ क्या क्या हुआ, फिर लीवर ने उसके साथ क्या किया, और फिर छोटी आंत में उसके साथ क्या क्या होने जा रहा है। अच्छा, यह बताओ हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखना उसका नाम है क्या, पैनक्रियाज या अग्नाशय। और उस हार्मोन का नाम क्या है, इंसुलिन। खोज किसने किया, बेंटिंग ने। और बीटा सेल कहां पाई जाती है, तो बीटा सेल पाई जाती है अग्नाशय में, जहां से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। इधर देखो, क्या आपके मुख में सारा पाचन हो गया, क्या फैट प्रोटीन सब कुछ हो गया था, नहीं, वहां केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट पचा था। क्या आपके पेट में सारा खाना पच गया, नहीं, लेकिन छोटी आंत में सारा का सारा खाना बड़ी ही आसानी से पच जाएगा, क्योंकि बेटा अग्नाशय से हार्मोन भी निकलता है और अग्नाशय से एंजाइम भी निकलते हैं। अग्नाशय से दो चीजें निकलती हैं, इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम्स भी निकलते। देखो, ये ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को और छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और बनाएगा क्या, पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड। एमाइलेज क्या करेगा, ये एग्जाम में बहुत आता है कि ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम कहां होता है, तो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम ध्यान रखना कहां होता है, अग्नाशय में। लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड में। याद करो, मैंने शुरू में कहा था फैट उसी समय पचा हुआ माना जाएगा जब फैट फैटी एसिड में बदल जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट पचा हुआ तब माना जाएगा जब वो ग्लूकोज में बदल जाएगा। प्रोटीन तब पचा हुआ माना जाएगा जब वह प्रोटीन से अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। ध्यान रखना, समझे बात को। और हां, उपवास के समय सामान्य ग्लूकोज लेवल होता है 90 से 100, और खाना खाने के बाद 100 से 140 के आसपास होना चाहिए। सुनो,
कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नाम का एंजाइम। इधर देखो, इससे पहले हाँ, हिंदुस्तान में जो बीमारी होती है डायबिटीज, वो टाइप 2 होती है, क्योंकि यहां का लोग आलसी बहुत है। इतना खा लेगा कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। सुनो, अगर व्यायाम की कमी हो गई तो ध्यान रखना, डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। उसको हम मलाइटस भी कहते हैं। ज्यादातर लोगों का अग्नाशय खराब नहीं होता, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा खा लिया और आप व्यायाम नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपके शरीर में डायबिटीज होने के चांस। हिंदुस्तान में कौन सी डायबिटीज होती है? तो उसका नाम है टाइप 2। भूलिएगा नहीं, टाइप 1 नहीं होती, टाइप 2 ज्यादातर होती है। ये देखो, ये है लास्ट डाइजेशन, छोटी आंत में। बेटा देखो, जब कभी भी पाचन क्रिया की बात करूं तो हमेशा एंजाइम को याद रखिए, हमेशा एंजाइम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कभी ना कभी, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे कहने का मतलब आप समझिए, यहां कौन सा एंजाइम है छोटी आंत में? इरैप्सिन। अब आखिरी पाचन है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। सोचो जरा सा, ये देखो बेटा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, 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 और अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बना लिया था? वशीय अम्ल। अब आपका सारा खाना पच गया और ये सारा, इसमें से भी पहला एंजाइम याद रखिए, छोटी आंत में कौन सा एंजाइम होता है? इरैप्सिन नाम का। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन नाम का। छोटी आंत अमाशय में कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, पेप्सिन और रेनिन। मुख में कौन सा होता है? तो टाइलिन और लाइसोजाइम। सुनिए, छोटी आंत में पचे हुए भोजन को काइल कहा जाता है, मुख में पचे हुए भोजन को क्या कहा जा रहा था? बोलस। पेट में पचे हुए भोजन को क्या कहा जा रहा था? काइम। और बेटा छोटी आंत में पचे हुए भोजन को क्या कहते? हाँ, और सुनो, हमारा जो वेस्ट होता है, जिसको हम पॉटी कहते हैं, उसमें जो गंध आती है वो इंडोल और स्केटोल पदार्थ के कारण ही आती है। तो इस पूरे पाचन के चैप्टर में बहुत आसान तरीके से हमने बताया आपको। और हाँ, कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना है, कौन कौन से पॉइंट कहां कहां पे हैं, कौन कौन सा एंजाइम कहां कहां पे है, कौन सा एंजाइम क्या बदलता है, क्या क्या आप खाते हैं, लीवर और अग्नाशय क्या काम करता है, इसी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।